नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बड़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी जो बिहार का जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, बिहार स्टेट का, इसके सॉल्यूशन की बड़ी डिमांड थी। तो आज हम वही पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आया है। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि किस इतिहास ने, आपको आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना, कि ऑफिशियल पेपर है। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ सन 1050 से माना है। 1050 को अगर हम ईस्वी में बदलेंगे तो 993 के आसपास आएगा ये लगभग। और हमको पता है कि ये वही कवि है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, ठीक है ना। जो हिंदी साहित्य की, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने जो पहला कवि है वो मुंज को माना है, ठीक है। राजा मुंज, एक राजा भोज के समय पे एक कवि थे मुंज, उनको पहला कवि माना है। और ये और कोई नहीं है, हमारे सदाबहार रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा। चारण काल, सिद्ध सामंत काल, क्योंकि उसमें वीर गाथा काल लिखा गया था ना, वीर काव्य लिखा गया है, तो वो वीर काव्य चारण लोग लिखते थे, ठीक है ना। तो चारण काल किसने कहा है, ये कहा एक तो राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। और एक किसने कहा है, अपने ग्रियसन ने, ठीक है। तो आदिकाल को चारण काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, शिव, उसने राहुल सांकृत्यायन ने, शिव सिंह राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रियसन, ठीक है ना, बी। तीसरा प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, बिल्कुल हिंदी साहित्य का आधा इतिहास क्यों लिखा है, कि सब आगे जा रहे हैं तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी पूरे कदम मिला के चलेंगे। आप पुरुष हो, हम महिलाएं, हमारा नाम है सुमन राजे, ठीक है। तो इसका नाम है सी, सी उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है। टोटल 12 पुस्तकें थी दोस्तों, जिसमें से 4 और प्लस 8 में डिवाइड की गई है वो दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें से 4 तो देश भाषा काव्य की थी और 8 जो थी वो वीर काव्य थी, संबंधित पुस्तकें थी। और उन 8 जो वीर काव्य थे उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम लिखा दिया था। आदिकाल का नाम जो था वीर गाथा काल दिया था, और क्यों दिया था इन्होंने बताया है, ठीक है दोस्तों। 12 पुस्तकें थी वो, जिसमें से नरपति नाला के जो बीसल देवरास उसको तो वीर काव्य माना है इन्होंने, ठीक है। जय मयंक, जस चंद्रिका, इस टाइप से 12 रचनाएं टोटल इन्होंने मानी है, ठीक है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण दिया है, ठीक है। देख लेते हैं क्या नामकरण दिया है इसका। उत्तर मध्य काल, एक होता है मध्य काल, ठीक है ना। मध्य काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया, भक्ति काल और एक होता है ऋतिकाल, ठीक है। अब मध्यकाल का पहला हो गया पूर्वी मध्यकाल और दूसरा हो जाएगा उत्तरी मध्यकाल, ठीक है ना, उत्तरी मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल को ऋतिकाल तो कहेंगे ना हम, तो अलंकृत काल गलत, श्रृंगार काल गलत, कला काल गलत, ऋतिकाल सही होगा। देखो दोस्तों क्या होता है ना, अलंकार काल सही है, लेकिन ये मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है यहाँ पे। श्रृंगारकार किसने दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ मिश्र ने। कलाकाल किसने दिया है, रसाल ने, ठीक है, रमाशंकर रसाल। और ऋतिकाल दिया है शुक्ल जी ने। छठा प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न क्या कहता है। देखो अभी जस्ट प्रश्न किया ही था, ऋतिकाल और कलाकाल किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अभी जस्ट कहा ही था हमने। संतन को कहाँ सीख रही से काम, आवत जात पनैया टूटे बिसरी गयो हरि नाम। कुंभन दास की पंक्तियाँ ही हैं, जब अकबर ने बुलाया था ना इनको, तब इन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। अष्टछाप में जो 8 कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य 4 और विठलनाथ के शिष्य 4, इनसे मिला के अष्टछाप बनता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की, अगर पूछा जाए तो विठलनाथ इसका आंसर करना, वल्लभाचार्य मत करना, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कुंभन दास। चंद्रप्रदाय के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राष्ट्र को पूर्ण किया। पंक्तियाँ आती है, जलहण हत दे चला, ठीक है ना। किसके हाथ में दे चला, जलहण के हाथ में, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। पृथ्वीराज राष्ट्र को पहला महाकाव्य और चंद्रप्रदाय को पहला महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। गारसा दत्तासी ने लिखा था दोस्तों, ये गारसा दत्तासी ने लिखा था। 1837 में लिखा था इसका प्रथम भाग, जिसका नाम था ईस्तवार। ईस्तवार मैं बताता हूँ नाम, ईस्तवार द लिटरेचर ऑफ, ईस्तवार द लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर, इस टाइप से नाम था, लिटरेचर ऑफ द हिंदू हिंदुस्तानी, ठीक है ना, ऑफ द हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदू हिंदुस्तानी। यहाँ हिंदू और हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है, हिंदू और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब है हिंदी भाषा और उर्दू भाषा। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा द ताची के द्वारा।
10वां प्रश्न है, आदिकाल का बीज रोपण काल किसने किया है? इन्हें खड़ी बोली का बीज डाला, एक प्रकार से खड़ी बोली को बहुत ज़्यादा अंकुरित किया है, खड़ी बोली का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? ठीक है ना। आयोग हो से बड़ो व्यापारी, आपने पढ़ा होगा ना बिल्कुल। और क्या बोलते, जो वो गोकुल की गोपियाँ थी उनका विरह था, बुद्धों का संवाद था, तो कहाँ पे हो सकता है? जहाँ ब्रजभूमि है, जहाँ ब्रज भाषा होगी, तो सी तर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया है, एकमात्र उत्तर ब्रज भाषा लगा देना। कृष्ण का काव्य जो था सारा का सारा ब्रज भाषा में लिखा गया है। नंददास भी जो है ब्रज भाषा के ही कवि थे। 11वें में सी उत्तर हो जाएगा। किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल कहा है? अभी जस्ट किया ही था हमने, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संदेश राशक को कितने प्रकरण में बांटा है? अब्दुल रहमान की रचनाएं हैं, अब्दुल रहमान की, ठीक है ना। अब्दुल रहमान की संदेश राशक है, और इसी का असर दिखता है किसमें? पद्मावत में। किसमें? जब पद्मावत रचना है ना जायसी की, उसी में इसका थोड़ा बहुत असर दिखता है। तो संदेश राशक को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना, ठीक है। संदेश राशक को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना, 3 भागों में। अंधेर नगरी नाटक 1881 में खेला गया नाटक था ये, ठीक है ना। गुरु और जो उसके चेले और उसके शिष्य होते हैं जो एक गांव में चल जाते हैं, ठीक है ना, एक नगर में चल जाते हैं, मतलब वहाँ का वर्णन है। बड़ा अच्छा नाटक है, पढ़ना कभी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचयिता है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसका है? किसने लिखा है? ठीक है, क्या कौन सा है? 1914 में लिखा गया है दोस्तों, जिसका जो पहला ही जो सर्ग है ना वो लिखा गया है द्रुत विलंबित छंद में। द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है, विलंबित, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान का जब मथुरा जाते हैं ना, वहाँ तक का इसमें वर्णन किया गया है। नाम है इसका प्रिय प्रवास। किसने लिखा है ये? अयोध्या सिंह अरियोध ने। 16वां प्रश्न देखिए, मिलन पथिक स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। मिलने कब जा रहे हैं अपन? 17 साल बाद जा रहे हैं, इनके 17 मिलन, पथिक 20, और मानसी जो है उनका 27 में है, और उसके बाद 29 में स्वप्न हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनका मानसी भी है, लेकिन मानसी जो है खंड काव्य नहीं है, फुटकल रचनाओं का संग्रह है वो, इसलिए यहाँ पे मानसी का नाम नहीं दिया हुआ है। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ठीक है, ये 4 इनकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। पथिक मिलन का 17 में, पथिक 20 1920 प्रकाशन वर्ष, मानसी का 1927 और स्वपन का 1929। हिम क्रीटनी और हिम तरंगिनी, ठीक है ना। हिम क्रीटनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की, किस कवि की रचना है? हिम तरंगिनी वो पहली रचना है जिसको पहली बार साहित्य अकादमी जब मिलना शुरू हुआ था, तो पहली रचना होती वो हिम तरंगिनी ही थी, जिसको पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगिनी को साहित्य अकादमी मिला था, और यही पहली रचना है जिसको साहित्य अकादमी दिया गया था 1955 में। सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। 18वां प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और यहाँ स्थूल क्या है? द्विवेदी युग, ठीक है ना। तो सूक्ष्म क्या है? छायावाद, ठीक है ना। तो एक प्रकार से द्विवेदी युग के प्रति छायावाद का जो विद्रोह है ना वो बताया, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नगेंद्र की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। लेकिन नंद दुलारे बात ये क्या है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं, और इससे आगे जो पंक्तियाँ शुरू होती है वो नंद दुलारे बात पे का है, ठीक है ना, याद रखना है। 19वां प्रश्न है, प्रकृति का मानवीकरण सर्वप्रथम किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? छायावाद, ठीक है ना। क्योंकि सीधा सीधा नहीं कर सकते थे ना इस टाइम तक, सीधा सीधा करते थे द्विवेदी युग में। भारत भारती जैसी रचना है जो कि इतनी बड़ी रचना है, इतनी बढ़िया रचना है, वो अंग्रेज द्वारा छीन ली जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अपने भावों का मानवीकरण किया गया है, और यहाँ पर भावों के माध्यम से चीज़ें व्यक्त की गई है, ठीक है ना। तो छायावाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अंधा युग 1954-55 में लिखा गया नाटक है दोस्तों ये। धर्मवीर भारती का गीति नाटक है, गीति नाटक, सी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, आप सबने पढ़ा होगा ना ये, इसके ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22वां प्रश्न देखिए, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, निबंधकार के रूप में ज़्यादा विख्यात है। 6 निबंध इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, वीरता, मजदूरी और प्रेम, और अमेरिका का मस्त कवि वाइट मैन, ठीक है। ऐसे करके 6 निबंध लिखे हैं इन्होंने। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। जन्मजय का नाग यज्ञ, ठीक है, किसके रचनाएं ये? प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उनमें से एक नाटक है जन्मजय का नाग यज्ञ। इसके अलावा राजश्री, ठीक है ना, कल्याणी,
कल्याणी के अलावा बाकी फेमस फेमस तो आपको पता होगा इसे, इनके अलावा, ठीक है ना। सज्जन हो गया इनका नाटक, चंद्रगुप्त, गुरुस्वामिनी, स्कंदगुप्त, बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं, ठीक है ना। उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने, जैसे कि तितली, ठीक है, इरावती, कंकाल, ये है ना। डैश 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 चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो चाणक्य ने एक अच्छी तरीके से नीति के साथ, क्योंकि उनका मानना है कि शत्रु को अगर अपना बनाना है तो शत्रु को दोस्त बना लो। तो शत्रु की जो पत्नी थी, इनकी शैल्यूकस की जो बेटी थी, शैल्यूकस की बेटी को चंद्रगुप्त की पत्नी बना दिया गया था, जिसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है। कार्नेलिया, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी। 1931 में लिखा गया नाटक है ये, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 25वां प्रश्न देखिए, चरणदास चोर किसकी कृति है, ठीक है। जो चरणदास चोर है ना, वो विजयदान देथा की एक कहानी है दोस्तों। विजयदान देथा, जो कि राजस्थान के हैं ये। विजयदान देथा की राजस्थानी जो एक बहुत बड़े अच्छे लेखक हुए हैं, उनकी कहानी है। उस कहानी को नाट्य कृति में बदला है किसने? हबीब तनवीर। हबीब तनवीर से उत्तर हो जाएगा 25 में ए। 26वां देखिए, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बात की थी आपसे, अंधा युग जो है वो गीति नाट्य है। ये महाभारत के 18वें दिन की संध्या पर आधारित नाटक है। 18वें दिन की संध्या पर, 18वां दिन खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गई, अब उसकी संध्या के बाद ये नाटक है शुरुआत होती है। तो अंधा युग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, धर्मवीर भारती। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? किस रेखा चित्र में किया है? ठकुरी बाबा, ठीक है ना। रेखा चित्र है इनके, एक तो स्मृति की रेखाएं हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। मेरा परिवार हो गया इनसे एक प्रकार से, और अतीत के चलचित्र, ये इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। इसके अलावा काव्य रचना आपने सुनी होगी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ठीक है। प्रेमचंद की जीवनी, कलम के जादूगर। कलम के जादूगर के रचनाकार कौन है? इसके जो सही उत्तर होगा कलम के जादूगर। हम इसे कलम के मजदूर होना चाहिए था, कलम के मजदूर। तो कलम के मजदूर जो है उसका आंसर है मदन गोपाल। अब कलम के जादूगर ये तो पता नहीं क्यों दिया हुआ है इसने, लेकिन जो कलम के जादूगर या कलम के मजदूर, हाँ, इन दोनों का जो सही उत्तर होगा मदन गोपाल होगा। शिवरानी देवी ने जो लिखा था उसका नाम था प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी ने भी जो जीवनी लिखी थी ना, उसका नाम था प्रेमचंद घर में। और जो अमृत राय ने लिखा है, उन्होंने लिखा है प्रेम के सिपाही, सॉरी, कलम का सिपाही, कलम के सिपाही, ठीक है ना। कलम के सिपाही अमृत राय कौन थे? इनके पुत्र थे वो, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर ने तो आपको पता है, इसे बहुत फेमस लिखी है आवारा मसीहा। कौन? शरद चंद्र को आवारा मसीहा, ये जीवनी है। माटी हो गई सोना किस लेखक का रेखा चित्र संकलन है? ये है अपने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ये। भक्तिन महादेवी की रेखा चित्र में संकलित है, कौन से वाले में है? स्मृति की रेखा, पत अति के चलचित्र भी इनकी रचना है, पत के शादी भी इनकी है, मेरा परिवार भी इनकी, स्मृति की रेखा है, ठीक है ना। याद रखना भक्तिन, ये सब। मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अष्टी, ठीक है ना। इनका कौन सा नाटक है, आपने पढ़ा होगा ना 1955 में, अंजो दीदी, ठीक है। उपेंद्र नाथ अष्ट, मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद की पहली पत्नी, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी का प्रेमचंद की जीवनी, अभी जस्ट हमने पढ़ाया था प्रेमचंद घर में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। याद हो कि न याद हो, ये काशीनाथ सिंह, ठीक है ना। काशीनाथ सिंह की है ये। और एक काशी का 80 जो रचना है ना, वो भी काशीनाथ की है, ठीक है ना। याद हो कि न याद हो, काशीनाथ सिंह। संस्मरण है कानों में कंगना, कहानी का प्रकाशन वर्ष, बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों। उसमें किरण नाम की एक महिला पात्र होती है और एक नरेंद्र नाम से होता है पुरुष पात्र। बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ना जरूर। राधिका रमन प्रसाद की है, राजा राधिका रमन की है, ठीक है। राजा राधिका रमन प्रसाद की कहानी है ये। 1913 का प्रकाशन वर्ष है, 1913। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लप्टन, उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था। बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। लहना सिंह इसका बहुत प्रमुख पात्र है, पुरुष पात्रों में नायक भी कह सकते हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा। लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को मार दी गिराया था, क्योंकि वो वेश बदल के आया था, उनकी जो टीम थी ना टीम में आ गया था वो, ठीक है, वेश बदल के, तो वो समझ गया था कि ये कोई जर्मन है, ठीक है ना। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक, ये देखो अभी जो हमने बात की थी ना, उसने कहा था जो है फ्लैशबैक शैली पे लिखी गई कहानी है ये, उसने कहा था। और किसने लिखी है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी
1915 में। कब लिखी है? 1915 में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है ना। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने किया है, जिसकी कहानी का नाम है उसने कहा था। 33वां प्रश्न देखिए, गुलरी काकी और मुनरी, गुलरी काकी और मुनरी, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, पंचलाइट। फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी है? पंचलाइट हो गया, एक रसप्रिया हो गया, ये कहानियाँ दोनों के दोनों, ठीक है। आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, ठीक है ना, ठुमरी काव्य कविता कहानी संग्रह, ये सारी की सारी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की है। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। इसके बाद कहानी का प्लॉट और चीफ की दावत, ठीक है। चीफ की दावत आपने पढ़ी होगी, ये भीष्म साहनी की है ना, भीष्म साहनी की। कहानी का प्लॉट किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताना है, कमेंट करके बताओ कहानी का प्लॉट किसकी रचना है। पंचलाइट को कौन जलाता है? पंचलाइट अभी जस्ट पढ़ा था हमने, गोधन जलाता है, गोधन। यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। देखो आ भी गया। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है? अभी जस्ट पढ़ाया था, कहानी है ये दोस्तों, ठीक है ना। कहानी का प्लॉट, ये कहानी है, किस गद्य विधा में है? गद्य विधा यही है ना। और भग जोगनी किस कहानी के पात्र है? जो भग जोगिनी है वो है कहानी का प्लॉट, कहानी के पात्र है, ठीक है। कहानी का प्लॉट जो कहानी है, भग जोगनी इस कहानी का पात्र है, भग जोगनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में, प्रश्न हमारा 41वां क्या कहता है? गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया है? आप सबने पढ़ा होगा गोदान उपन्यास, 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है। सेमरी और बेलारी, इन दो गांवों का उल्लेख है इसमें, सेमरी और बेलारी, ठीक है। शहर का भी उल्लेख है, वैसे एक दूसरी कथा भी इससे पैरेलल चलती रहती है। होरी की पत्नी कौन है? होरी की पत्नी कौन है इनमें से? जुनिया, गलत। जुनिया इसके जो बेटा होता है ना गोबर, उसकी पत्नी होती है, ठीक है। सीलिया इसकी अलग पात्र है। सरोज भी जो है वो मालती की बहन है ही सही, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि होरी की जो पत्नी नाम है उसका नाम है धनिया, ठीक है ना, धनो या धनिया, ठीक है, धनिया नाम है उसका। गोदान के किन दो पात्रों के बीच लिव इन रिलेशन की झलक, ठीक है ना, कौन से पात्र है वो? शहरी जीवन के दो पात्र होते हैं, शहरी लाइफ में पले बड़े, मेहता और मालती, ठीक है ना। खन्नार गोविंदी पति पत्नी होते हैं, होरी और धनिया भी पति पत्नी होते हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार के छोटे बड़े, क्या कहता है ये, एक सेकंड रुको। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और हमेशा रहना भी चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये कथन गोदान के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान के किसका पात्र है गोदान उपन्यास में? 1936 में लिखा गया है ये आज तक का। जिसका जो प्रमुख पात्र होता है वो ग्रामीण किसान होता है, होरी नाम का, ठीक है ना। और जो ये कथन है कहा गया है डॉक्टर मेहता के द्वारा, ठीक है ना, मेहता। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, और जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ये कथन किसका है? प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, प्रोफेसर मेहता की पंक्तियाँ ये भी, ठीक है ना, प्रोफेसर मेहता। मेला अंचल में कौन सा चरित्र पात्र तहसीलदार के पद पर है? मेला अंचल उपन्यास है ना, 1954 पे लिखा गया था, फणीश्वर नाथ रेणु का। आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है ये, और बहुत श्रेष्ठ उपन्यास ये। बिहार के पूर्णिया गांव का इसमें चित्र मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक होगा, विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक। इसमें फूल भी है शूल भी है, यानी कि फूल भी है शूल भी है, गुलाब भी है कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से उद्धृत है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो पंक्तियाँ ना ये फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है अपने किस उपन्यास के लिए? मेलांचल के लिए, ठीक है ना, जो 1954 में लिखा था, मेलांचल। इसके अलावा इनके अलग उपन्यास है, परति पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ठीक है ना, ये इनके उपन्यास है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? जाहिर सी बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक है उनके नाम पर नाटक लिखा गया तो वही होंगे ना, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामी 1933 और 28 में स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? सेल्यूकस की पुत्री है या सेल्यूकस की, ठीक है ना, सी उत्तर सही हो जाएगा, सेल्यूकस की पुत्री है ये। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। इसकी पंक्तियाँ ही हैं, चंद्रगुप्त नाटक में से है, चंद्रगुप्त खुद कहता है ये, है ना, चंद्रगुप्त, ठीक है। और इसमें कथन ये भी आता है कि
कितना कठिन होता है ना कि संसार में सारी चीज़ों को पाल लेना, मतलब कभी कभी क्यों नहीं ऐसा होता कि कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता है, समर्पण नहीं करना पड़ता और चीज़ें मिल जाती। तो फिर चाणक्य बोलते अगर ऐसा होता तो आज संसार का हर एक आदमी चाणक्य होता। है ना, बड़ी अच्छा नाटक है ये, जरूर पढ़ना। मगध की राजकुमारी का क्या नाम है, जो कि पहली पत्नी भी है, चंद्रगुप्त की पहली पत्नी है, उसका नाम है कल्याणी। और एक कल्याणी परिणय, इसलिए नाटक भी लिखा गया था जयश्री प्रसाद के द्वारा पहले, इसलिए कहा जाता है कि कल्याणी परिणय का है अगला भाग है चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक बात अगर पूछी जाए कि किस प्रकार के जो नाटक हैं वो इन्होंने लिखे हैं, किन्होंने लिखे हैं, अपना ये जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है ना। तो इन्होंने जो लिखे हैं ना वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना वाले नाटक लिखे हैं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना वाले। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 52वें का ऐतिहासिक नाटक, ठीक है ना, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से कुछ PDF में कुछ गलती हो गई है कुछ, है ना, देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। 52 के बाद 53, हाँ ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों, ठीक है ना। 53वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, नाटक है ये भी, मोहन राकेश का नाटक है, बड़ा अच्छा नाटक है दोस्तों ये। इसमें कालिदास और मल्लिका का जीवन दिया हुआ है, इसमें से कहीं ना कहीं उनकी प्रेम कथा है। एक कहा जाता है कि मल्लिका वैसे कोई पात्र तो नहीं हुई है, लेकिन मोहन राकेश ने ये सोच के लिखा है कि जो कवि इतनी बढ़िया रचनाएं कर सकता है, मेघदूत जैसी, ठीक है, ऋतु संहार, और साथ में का कुमार संभव जैसी, है ना, तो संभव नहीं है कि उनके जीवन में कभी प्रेम नहीं रहा हो। तो काल्पनिक पात्र है मल्लिका, उसको लेकर ये नाटक लिखा गया है। बहुत अच्छा नाटक है दोस्तों, आपको पढ़ना जरूर चाहिए। आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद इन्होंने लहरों के राजहंस लिखा, और उसके बाद 59 में लिखा गया था आषाढ़ का एक दिन, फिर 62 में लिखा गया लहरों का राजहंस, और फिर 69 में लिखा गया था आधे अधूरे नाटक। आषाढ़ का एक नाटक पर बनी फिल्म का निर्देशक कौन है, मणिकौल, ठीक है ना, मणिकौल जो है उसके निर्देशक रहे हैं, मणिकौल ने बनाई थी फिल्म। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है। देखो, पहला तो है गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, ठीक है ना, क्योंकि गेहूं और गुलाब से पूंजीवादी सत्ता और एक सामान्य आदमी की सत्ता, इन दोनों के प्रतीक है यहाँ पे। ये गेहूं और गुलाब एक प्रकार प्रतीकात्मक रचना है ये, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो गेहूं और गुलाब की पूर्ण पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, एकदम सही है। तपस्या करने की तो गलत है, और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, ठीक है ना। तो ए और सी दोनों सही है दोस्तों यहाँ पे, गेहूं और खिल गुलाब में। गुलाब किसका प्रतीक बन गया था, अभी आ गए ना, देखो किस हमने बात की थी, तो विलासिता का और गंदगी का प्रतीक बन गया था, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। किस दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया या सुगंधों की दुनिया कहा है, ठीक है ना। तो गेहूं की दुनिया को भी कहा है और गुलाब की दुनिया को भी कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो, अच्छा किस दुनिया का, अच्छा यहाँ पे सही उत्तर दे रखा है नीचे, गुलाब की दुनिया को, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, तो गुलाब की दुनिया हो जाएगा, सही बात है, गुलाब की दुनिया, ठीक है ना। बी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, माफी चाहता हूँ, 57 का आंसर बी होगा। 18वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है ना। आचरण की सभ्यता में भाषा कैसे रहती है, सदा मौन रहती, मौन। इसका निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है ना, सरदार पूर्ण सिंह, पूर्ण सिंह। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों को शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म का पालन करे। किस निबंध से ली गई है ये, आचरण की सभ्यता, ठीक है ना, आचरण की सभ्यता किसने लिखा है ये, सरदार पूर्ण सिंह, जिन्होंने कन्यादान, वीरता, मजदूरी और प्रेम, और अमेरिका का मस्त कवि व्हाइट मैन, ठीक है ना, इनके ऊपर लिखा गया, ये सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। बाकी श्रद्धा और भक्ति जो फेमस निबंध है ये किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है ये, श्रद्धा और भक्ति। आचरण की सभ्यता के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है, शब्द रहित यानी कि शब्द ही नहीं है उसकी भाषा में, किसकी, जाहिर सी बात है कोई भी आदमी दे देगा, प्रेम की भाषा जो है ना वो शब्द रहित है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है, आचरण की सभ्यता, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा ए। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है ये। श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है ये, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, उपयुक्त कवि पंक्ति संबद्ध किस कवि से है, ठीक है ना। कब फूटा गिरी के अंतर से, ये भी नहीं होगा, नागार्जुन भी नहीं होगा, मैथिली गुप्त भी नहीं होगा। जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा RC प्रसाद सिंह, ठीक है ना, RC प्रसाद सिंह। कब फूटा गिरी के अंतर से। मैंने
उसको कविता, मैंने उसको कविता, किस कविता संग्रह में संकलित है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी कवि जो थे ना, उन्होंने सबसे बहुत बड़े हस्ताक्षर थे ये, केदारनाथ अग्रवाल नाम है इनका, ठीक है ना। केदारनाथ मिश्र अलग हुए हैं दोस्तों, याद रखना आप। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मैंने एक कविता है जो इनकी फूल नहीं रंग बोलते में संकलित है, ठीक है। तन चितवर मन राजा की ना, ठीक है ना। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो तन को तो चित्तौड़ कर दिया है और मन को राजा कर दिया। पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ की है? तन चित्तौड़ और मन राजा की ना, है ना। इसका सही आंसर यार चित्रावली दे रखा है मेरे साथ, चित्रावली तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ना वो पद्मावत होना चाहिए, पद्मावत की पंक्तियाँ हैं ये, पद्मावत की। फिर भी एक बार आप भी बताओ अपने हिसाब से क्या सही होना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से तो जो यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए वो पद्मावत होना चाहिए, ठीक है ना। तन चित्तौड़, यानी कि तन जो है वो चित्तौड़ का प्रतीक है और मन जो है वो राजा का प्रतीक था, राजा की ना, है ना। यहाँ पे प्रतीकात्मक काव्य था ये, क्योंकि जो सूफी काव्य थे वो प्रतीकात्मक लिखा गया है सबसे ज़्यादा। आपके अनुसार बताओ क्या उत्तर हो सकता है इसका? पद्मावती के पिता का नाम क्या था? पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व हुसैन, ठीक है ना। गंधर्व हुसैन सही है इसका, बी। बाकी 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की कीर्तन की जा सकती है? श्री कृष्ण कीर्तन, ठीक है, बताते हैं। ते ही जन्मी उन तो ही सम ओत साग लहरी समाना, ठीक है, ये भी सही है। और अपरूप के बिही आनी मेरो ओल खिति तल लावणी सार, ये गलत हो जाएगा। और जय जय भैरवी असुर जय भयावनी, ये भवानी माता के लिए, ये भी नहीं होगा। और देख देख राधा रूप पार, ये राधा का रूप हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी कृष्ण की साधना नहीं होगी। और बी वाला है अपरूप के बिही आनी, अपरूप के बिही आनी मेरो ओल खिति तल लावणी सार, ये भी किसी और के लिए पंक्तियाँ आई हैं। तो जब पहली पंक्ति है ना, तही जन्मी वन तो ही सम ओत साग लहरी समाना, है ना। तो जो पहली पंक्ति है ना, यही पंक्तियाँ श्री कृष्ण के कीर्तन के लिए कही जा सकती है। तो 66 का जो सही उत्तर होगा पहला हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखिए, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह सफलता है? ये पंक्तियाँ किस कवि की है? यह हमारे पहले राष्ट्र कवि, पहले राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं ये। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, है ना, जले नहीं तो मरा करे क्या। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रसों का रस श्रृंगार रस, ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक, भोज्य भोजक किस आचार्य माना है? भट्ट नायक ने, ठीक है ना, भट्ट नायक। और भट्ट नायक का सिद्धांत कौन सा है? भुक्तिवाद, भुक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो भट्ट नायक ने दिया है। इसके अलावा हम 4 पढ़ते हैं ऐसे आचार्य, भट्ट शंकुक, शंकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद, ठीक है। भट्ट नायक का कौन सा है? हमने पढ़ ही लिया वो, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का है अभिनव गुप्त का कौन सा है? उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। और एक भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट का कौन सा है? आरोपवाद, है ना, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त का था अनुमितिवाद, तो शंकुक का हो गया। अभिनव गुप्त का कौन सा था? ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कौन सा हो सकता है। आलम्बन की चेष्टा उद्दीपन कहलाती है, आलम्बन की चेष्टा क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है, ठीक है ना, उद्दीपन, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं ना सात्विक भाव अनुभाव पढ़ते हैं ना, वहाँ पढ़ते हैं इन चीज़ों को। कार्य और कारण में संगति न होने के कारण वहाँ पे असंगति, यानी कि संगत नहीं है तो असंगति होगा ना दोस्तों। संगति न होने के कारण असंगति अलंकार होगा वहाँ पे, है ना। कि जैसे कि मतलब आसमान में तो धूप पड़ रही है और फिर भी बारिश हो रही है, अरे यार ये तो कार्य नहीं हो रहा, मतलब सही कारण ही नहीं है। क्योंकि आसमान में तो जब क्या बोलते हैं बादल आ रहे होंगे, एकदम काला आसमान होगा तब बारिश होती है, ठीक है ना। धूप पड़ रही हो ऐसे, तो वो असंगति माना जाएगा इस टाइप से, कि जब कोई कार्य और कारण में संगति नहीं है फिर भी हो रहा हो, ठीक है ना, असंगति अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि के बाद। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र है उनका खंडन करते हुए उन्होंने रस सिद्धांत दिया था उनको, ठीक है ना। रस के प्रवर्तक आचार्य बोला जा सकता है उनको। उनके खंडन में जो पहले आचार्य हैं भामा, भामा, उसके बाद है दंडी। भामा 6वीं शताब्दी के हैं, दंडी 7वीं शताब्दी के हैं। दोनों अलंकारवादी आचार्य हैं, भामा और दंडी। अर्थ अलंकार कौन सा है? यानी कि जिसके अर्थ के
कारण, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूँ अर्थ अलंकार कौन सा है, ठीक है। अलंकार देखो दोस्तों 3 प्रकार के माने गए वैसे तो, ठीक है ना। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है, जिसके शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कि वो जब शब्द होता है ना, जैसे कि मान लो जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है पक्तल में, या खेल रही है नक्तल में, ठीक है ना। अब इसमें च और च ये जो शब्द दे रखे हैं ना, इनसे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है अनुप्रास अलंकार कहीं न कहीं वर्णों के माध्यम से, ठीक है ना। इनके अर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अर्थ के बाद नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे अर्थ में जाने के बाद अलंकार का पता चलता है, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। जैसे कि रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कैसे, जैसे कि मान लो मुख चंद्रमा, ठीक है ना। या फिर जैसे कि जिसमें उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ रूपक अलंकार का, तो अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, ठीक है ना। ये देखो अंबर और पनघट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। अंबर तो कहाँ आसमान, पनघट कहाँ धरती पे, तो दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं। तो उपमेय और उपमान दोनों दूसरे में इस तरह से मिक्स हो जाए कि अंतर कर पाना मुश्किल हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। और ये अर्थ में जाने के बाद वैसे भी है ना, मैंने बता दिया। 74वां अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अभी पढ़ाया था हमने, ठीक है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार 6 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम के प्रकार पूछे कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, मैं, वह, ठीक है ना, इस प्रकार से ये शब्द अगर गिनेंगे तो टोटल 11 होगा। कब, कौन, क्या, इस टाइप से। संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मोहन वो लड़का है जो कभी झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है ना, जो, ठीक है ना। आप किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, आप तो इसे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। यह किस प्रकार से हो जाएगा, निश्चितवाचक, या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो कौन सा, मध्यम सर्वनाम हो जाएगा, मध्यमवाचक, ठीक है ना, मध्यम पुरुष। तो वह तो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे संबंधवाचक है, ठीक है। 77वां प्रश्न देखिए, कौन सा सर्वनाम के बारे में असत्य है, चलिए बताते हैं। भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का, बिल्कुल संज्ञा का प्रतिनिधि है ये, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब राम की जगह मैं शब्द लिख दूँ वह बाजार जा रहा है, तो राम के स्थान पे वह आ गया ना, तो राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे वह आ गया। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी कि वह सर्वनाम है। पहला एकदम सही है, प्रतिनिधि। सर्वनाम एक अविकारी है, अविकारी नहीं है दोस्तों, ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग वचन कारक इनके अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है ना, वो विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ये विकारी हैं, क्योंकि ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, ये एक समान नहीं रहते। और अविकारी तो वो होते हैं जिन्हें अव्यय बोलते हैं, जो एक समान ही रहते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, लिंग वचन कारक का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए अविकारी वो होते हैं। विकारी है सर्वनाम तो विकारी, इसलिए अविकारी नहीं होगा, बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गलत उत्तर का चयन करना था। बाकी सी ऑप्शन है कि सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है, एकदम सही बात है। और सर्वनाम के 7 कारक होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के कितने भेद है दोस्तों, स्वर संधि के आप सबने पढ़ा होगा 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि, वृद्धि और यण संधि, ठीक है। स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, प्र उपसर्ग के योग से बना है, प्र उपसर्ग है ना, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, यानी कि हर दिन के बाद, यानी कि प्रतिदिन, दिन ब दिन। प्रख्यात, ठीक है ना, ख्याति तो मिल गई है, ख्याति की प्रख्यात है ना। प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो प्रति उपसर्ग है यहाँ तो। और प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, तो प्र उपसर्ग किस में है, सिर्फ बी में है ना, प्रख्यात में। 80वां प्रश्न देखिए, प्रत्यय से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय से बने जो होते हैं ना, उनके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तद्धित और कृदंत प्रत्यय, ठीक है, तद्धित और कृदंत, तद्धित और कृदंत। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष नियुक्त हुए। देखो दोस्तों, सरस्वती पत्रिका है ना, वो 1900 में छपना स्टार्ट हुई थी। 1900 में इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे, और इनकी एक मंडली थी। 1901 में श्याम सुंदर दास अकेले हो गए,
1902 में श्याम सुंदर दास भी अकेले रहे और 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जुगल किशोर ने निकाला था, ये 26 के आसपास, 1826 के आसपास। उद्दंत मार्तन नाम है उसका, उगता हुआ सूर्य। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से हुआ था है? 1882 में किया है इसका, प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है इसका। कब किया है, कहाँ से किया है? कानपुर से। और कानपुर के रसिक समाज से भी जुड़े हुए थे प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। 1882 कानपुर, ब्राह्मण का संपादन। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम है ज्ञान प्रदायिनी, ठीक है ना। ज्ञान प्रदायिनी, इसका सही उत्तर होगा ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी 1947 की पहले की बात है ये। कलकत्ता में विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष 1928 में शुरू हुआ था। ये विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष 1928 से शुरू हुआ था। खींचो न कमान को न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वाह, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं दोस्तों। ये किसकी है? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है ना। अगला है, प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में था? ये अपने बिहार में ही है। बिहार में कहाँ? पटना में, ठीक है ना। प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस जो है पटना में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है कलम का सिपाही, किसने लिखा है? ये प्रेमचंद के बेटे ने, अमृत राय ने। कलम का सिपाही, ठीक है। बाकी ये गबन उपन्यास है, ये प्रेमचंद ने खुद लिखा है। ये क्रमभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिया जाने वाला है, ठीक है ना। वैसे सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है ना दोस्तों, ज्ञानपीठ होता है। ज्ञानपीठ के बाद जो है ना सरस्वती सम्मान होता है, लेकिन लोग साहित्य अकादमी को बहुत बड़ा मानते हैं। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये 15 लाख के आसपास दिए जाते हैं इसमें भी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती सम्मान, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के द्वारा हिंदी प्रस्थान संस्थान द्वारा। 51 प्रश्न देखिए। 91, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1940 में इनकी एक रचनाएं थी यामा, ठीक है ना। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। 1982 के आसपास में मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अंदर जो है ना निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, ये 4 रचनाएं संकलित है इसके अंदर। 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए, ठीक है ना। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 64 के आसपास, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी किस रचनाकार को उनकी किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है ना। इनमें से हुआ है एक तो केदारनाथ सिंह को, ठीक है। केदारनाथ सिंह को हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ सर्वोच्च सम्मान माना जाता है दोस्तों ये, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम, देखिए राजभाषा की विभिन्न बैठकें होती गई थी राजभाषा हिंदी के लिए, लेकिन कब निर्मित हुआ था ये? 1976 में, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम 1976। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? हिंदी नहीं है, किसकी नहीं है? जम्मू कश्मीर की है, उत्तराखंड की नहीं है, ठीक है ना। उत्तराखंड की कौन सी है? कुमाऊनी, पहाड़ी टाइप से वहाँ भी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की भी है, ठीक है ना। झारखंड की भी, ठीक है ना। कुमाऊनी, गढ़वाली इस टाइप से बोली जाती है, वहाँ पे पहाड़ी है ना। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में इस राज्य को रखा गया है। क क्षेत्र मतलब ए वाला जो क्षेत्र है उसमें रखा गया है बिहार को। बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, क में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन दिया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन दिया गया है? तो दोस्तों ऐसे इसका आंसर होगा वो अनुच्छेद 120 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। हिंदी भाषा है, साथ में जो बाकी संबंधित है वो 343 भी है। 343 में क्या दिया कि राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। 351 में दे रखा है प्रचार प्रसार, ठीक है ना। 351 में 98 है राजभाषा अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? 1963 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम अधिनियम 1963 में किया गया था। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है ना। ये होगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ठीक है ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को।
और 100 बार आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की थी? हिंदी को महात्मा गांधी। कि जब तक हमारी भाषा एक नहीं होगी तब तक हमें आज़ादी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले हिंदी की मान्यता दी थी, जबकि उनका खुद की जो राष्ट्रभाषा थी, मातृभाषा थी, वो गुजराती थी। इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी को इतना ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, ये हमारे हिंदी के 100 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। बिहार सेट के बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी, हम इन प्रश्नों को करवा चुके हैं। यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि ये बाकी के जो 50 प्रश्न हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के, अगर ये भी करवाने हैं तो हम करवा देंगे दोस्तों। आप एक बार इनका आंसर देख लीजिए। वैसे इनके आंसर की दे रखी है। हम ये वाली जो PDF है ना, ये अपलोड कर देंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर। जो ये वीडियो है इसके नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अच्छा लगा हो तो। और कुछ नया वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए हो आपको लर्निंग के लिए तो बता ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।